दोस्तों, इस स्टॉक एनालिसिस की सीरीज में अभी हम बायोकॉन लिमिटेड का एनालिसिस करने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस उतना ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देने वाले हैं। रेजिस्टेंस के लिए देखने वाले हैं कि क्या लेवल्स है जो ब्रेकआउट के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स है। ज़्यादा तक हमारा ध्यान रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर और हमारे फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर। हम लोग इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग स्क्रीनर वेबसाइट पे है। स्क्रीनर वेबसाइट पे आपको बायोकॉन लिमिटेड करके सर्च करना है। इसमें आप लोगों को मार्केट कैप जो है वो 33,000 करोड़ का दिखेगा और अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो 275 रुपीज़ की है। स्क्रीनर वेबसाइट पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं बिताने वाले हैं, सिर्फ कुछ नंबर्स देखेंगे और उसके बाद मूव करेंगे हमारे फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर। अभी हम लोग क्वार्टर्स में जाएंगे और इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं रिसेंट क्वार्टर्स में इन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और उनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छा है कंपैरेटिवली। अगर उनके लास्ट 3-4 क्वार्टर्स का देखेंगे तो ये लास्ट 2 क्वार्टर्स का रिजल्ट्स उनके अच्छे रहे हैं। लेकिन इन लास्ट 2 क्वार्टर्स में उन लोगों का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ज़्यादा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अगर उनके बैलेंस शीट पे आप लोग चले जाओगे तो आपको दिखेगा इधर उन्होंने लोन बढ़ाया है। तो इंटरेस्टिंग इसमें ये चीज़ है कि इसमें जो फिक्स असेट बढ़ाया है वो क्या है, वो हम लोगों को देखना है और इसकी क्या ग्रोथ रहेगी फ्यूचर में, वो भी हम लोग इस एनालिसिस के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसमें से बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। इसके लिए ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि आप लोग जब किसी और कंपनी का एनालिसिस करोगे तब आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें से मालूम करनी होगी और आप भी उस तरह से उस चीज़ों को ध्यान से देख पाओगे। तो ये लेसन का मीनिंग वही रहेगा कि एंड ऑफ द लेसन आप लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें से जानो और बाद में जब आप खुद एनालिसिस करो तब आप उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र जानी ज़रूरी है जब आप खुद एनालिसिस करोगे तब। अभी हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पे वापस आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इधर इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है और डिप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट में जाएंगे तो उन्होंने फिक्स असेट बढ़ाया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे तो इन्होंने अभी रेवेन्यू जो है उनका अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। लास्ट 12 मंथ में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, उसके साथ साथ लास्ट ईयर का रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा था। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि उन्होंने लास्ट क्वार्टर जो दिए थे मार्च का और दिसंबर का, उसमें उन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी और उसके साथ साथ अभी का क्वार्टर भी उनका अच्छा ही गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट पे पहले देखते हैं उनका जो लोन है वो अभी बढ़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रखा है, यानी कि ये कैपिटल फिक्स असेट में कन्वर्ट होने वाला है और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी उनकी बढ़ती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है। इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो उतना का उतना ही है, उसमें चेंज नहीं दिख रहा है। एफआईआईज ने अपना शेयर होल्डिंग जो है वो कम किया है और जो डीआईआईज है उन्होंने बढ़ाया है। पब्लिक ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ाई है कंपेरेटिवली लास्ट क्वार्टर, लेकिन उससे पहले उनकी बहुत ही कम थी। उसके कंपैरिजन में 1-2% उन्होंने और इंक्रीज़ की है। पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। डीआईएस ने भी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है, एफआईएस का इंटरेस्ट उतना नहीं दिख रहा है। तो अभी हम लोग हमारे फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर चले जाते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेसन में जब हम लोगों ने इंडिगो एविएशन का मॉडल बनाया था, उसी तरह इधर भी डेटा लिया हुआ है। शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 275 रुपीज़ है। नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 120 करोड़ है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है वो 8% का रखा है। रिस्क फ्री रेट जो था वही रखा है और उनका जो लीवर्ड बीटा है वो 5 ईयर्स का लीवर्ड बीटा है, वो 0.36 है। ये मंथली लीवर्ड बीटा है। अभी ये सब डेटा जो है अगर आपको पता नहीं है तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का आप कोर्स कर सकते हैं, उससे आपको सारी जानकारी आ जाएगी कि ये कैसे मॉडल बनाया जाता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने बताया है। उसके बाद आप इनकम स्टेटमेंट में जाओगे तो आप देख सकते हैं इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अराउंड 23% का दिख रहा है। रिसेंट क्वार्टर्स में उनका अच्छा ग्रोथ है। इसके लिए हम लोगों ने भी जो अजम्पशंस नंबर्स रखे हैं, जो 24, 25, 26, 27 में रिसेंट नंबर्स जो रखेंगे वो 20 रखे हैं। बाद में हम लोगों ने कम किया है, क्योंकि उनका एवरेज जो रेवेन्यू है वो 15% तक चल रहा है, लेकिन रिसेंट में उन्होंने अच्छा ग्रोथ दिखाया। उसकी वजह से हम लोगों ने रिसेंट ईयर में ही उनका 20% रखा है, बाद में हम लोगों ने 15% किया है, क्योंकि इससे बेहतर तरीके से हम लोग हमारे नंबर्स को रख सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अदर इनकम उनका बढ़ रहा है 38% से। हम लोगों ने 15% से कंसिडर किया है, क्योंकि हम लोग लोअर साइड पे नंबर कंसिडर करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस में 77.5% लास्ट ईयर का है। उसके बाद एवरेज जो है उनका 76.59, वही हम लोगों ने कंटिन्यू रखा है। फाइनेंस कॉस्ट हम लोगों ने बढ़ाई है, इधर 6% की है, क्योंकि इतनी कम
कोई फाइनेंस कॉस्ट होती नहीं है, तो उनका 6% तक जाएगा। और आप अगर उनके क्वार्टरली रिजल्ट में भी जाओगे तो आप देख पाओगे इधर 233 करोड़ का उनका इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है, यानी कि वो साल भर में 1000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो आपको रेफरेंस लेने की ज़रूरत होती है। इधर हम लोगों ने 6% इसी हिसाब से पकड़े हैं। डिप्रिशिएशन उनका 7% से हो रहा है, वो हम लोगों ने इधर कंसिडर किया है 6.69%। उसके बाद बैलेंस शीट में जाएंगे। अभी देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ इधर ये है कि इसमें ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल और इन्वेंट्रीज, ये जो वर्किंग कैपिटल है उनका मैनेजमेंट है वो बहुत ही ख़राब तरीके से इधर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, क्योंकि उनका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो बढ़ते ही जा रहा है। पेएबल्स बढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री डेज भी बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनके पास उनको वर्किंग कैपिटल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में भी, जो आपको कैश फ्लो में दिखेगा। उसके बाद हम लोग आएंगे टोटल करंट असेट्स के ऊपर। इधर आप देख सकते हैं 5% के हिसाब से है, तो हम लोगों ने वही 5% कंसिडर किया है। फिक्स असेट की ग्रोथ जो है 47% की दिखा रही है। एक्चुअली वो फिक्स असेट की ग्रोथ नहीं है, यही बताने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। ये इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि आप हर बार इधर फंस सकते हो और जब आप ग्रोथ अज्यूम करोगे वो गलत अज्यूम हो सकती है। इसके लिए ये रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं। अब देखो बायोकॉन में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे और फिक्स असेट में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं इधर जो है इनटेंजिबल असेट्स है। इनटेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिनको गुडविल या वैल्यू में काउंट किया जाता है, यानी कि अगर कल उठ के इसकी वैल्यू चली गई तो इसको इम्पेयरमेंट करके कॉस्ट दिखाएंगे और वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लॉस करके चली जाएगी। तो इनटेंजिबल असेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लांट और मशीनरी का कॉस्ट बढ़ना। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा होगा, लेकिन इनटेंजिबल असेट्स का ग्रोथ अगर हो रहा है इधर, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनटेंजिबल असेट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि वो लोग रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई पेटेंट उन्होंने अप्लाई किए रहेंगे, या फिर और कुछ इन्वेस्टमेंट किया रहेगा जो रिसर्च रिलेटेड रहेगा, और उसकी वैल्यू ये निकल के आ रही है। ये वैल्यू आप अगर कंसिडर करते हो बैलेंस शीट में तो इतनी मायने नहीं रखती है। आप देख सकते हो, मैं आपको और एक बैलेंस शीट दिखाऊंगा। इसके लिए हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में आते हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। अब देखो रिसेंट में इनका जो बैलेंस शीट है वो 5400 करोड़ से डायरेक्टली बढ़ के 51,000 करोड़ का हुआ है। उसमें आप देखो इनटेंजिबल असेट्स बढ़े 45,000 करोड़ के। तो क्या हुआ, 45,000 करोड़ के असेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसका यूज़ क्या है कंपनी को? इसमें आपको देखो रेवेन्यू में कुछ ग्रोथ दिख रही है। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ यही होता है कि इन्होंने अगर कोई पेटेंट अप्लाई किए रहेंगे, आपने ब्रांड में कुछ एनहांसमेंट किया रहेगा, तो वो ओवरऑल काउंट आपका इधर हो रहा है। ये इनटेंजिबल असेट्स है। आपको अगर इनटेंजिबल असेट्स के बारे में अच्छे से जानना होगा तो हमारा जो मुद्रा व्यू का चैनल है उसमें अगर आप वीडियोज़ में जाओगे तो आपको इधर हम लोगों ने एक बैलेंस शीट का वीडियो अपलोड किया था। इसमें आपको पूरी जानकारी आ जाएगी कि इनटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं। ये बहुत प्राइमरी लेसन्स है, इनको देखना आपको मस्ट है। अगर आपको इन सारे लाइन आइटम्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आपको ये सारे लेसन्स देखने मस्ट है। तो अभी हम लोग वापस हमारे मॉडल पे जाते हैं। तो इसके लिए इधर हम लोगों ने 7.5% कंसिडर किया है, क्योंकि इनटेंजिबल असेट्स सेम रहने वाले हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के सेम रहे थे। अगर इसमें ग्रोथ भी होती है तो भी हमारे बैलेंस शीट के ऊपर, उससे रेवेन्यू के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इसमें जाएंगे वापस हमारे मॉडल में। इधर 7.5% और बाद में 5% कंसिडर किया है, जो कि 24,000 करोड़ तक जा रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नॉन करंट असेट, सेम सिचुएशन है इधर भी। तो इधर भी हम लोगों ने 5% कंसिडर किया है। इसके ऊपर से हम लोगों ने रेवेन्यू ग्रोथ नहीं कंसिडर किया है कि अगर गुडविल में इंक्रीमेंट हुआ है तो रेवेन्यू भी उतना बढ़ेगा। ओके, रेवेन्यू आप देख सकते हो। इधर हम लोग इसको मिनिमाइज़ करेंगे क्योंकि इसको अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये देखो रेवेन्यू ग्रोथ हम लोगों ने उतनी ही कंसिडर की है। अगर इससे बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ आती है, उससे बेहतर ऑपरेटिंग मार्जिन आता है तो हमारे लिए अच्छा ही है। हम लोग लोअर साइड पे अज्यूम करेंगे, हम लोग हायर साइड पे अज्यूम नहीं करेंगे। हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो बिजनेस को देख के इन्वेस्टमेंट रहेगा। हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो इसके हिसाब से आगे अब ये इनकम स्टेटमेंट बन रही है। आप देख सकते हैं 5,500 करोड़ का उनका रेवेन्यू था, वो डबल हुआ था 11,000 करोड़। सेम हम लोगों ने कंसिडर किया, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है 24,000 करोड़। और उसके अकॉर्डिंगली इनका जो नेट प्रॉफिट है इधर आपको ग्रो होते हुए दिखेगा। इधर उनका नेट प्रॉफिट डाउन होते हुए दिख रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन इधर आपको दिखेगा अपसाइड पे, क्योंकि इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके हिसाब से रेवेन्यू थोड़ा अपसाइड में जाते हुए दिख रहा है। तो ये ओवरऑल उनकी इनकम स्टेटमेंट है फ्यूचर की। उसी के हिसाब से हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं लोन जो है वो बढ़ता है,
15,000, इधर ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का लोन है दोनों मिला के। और उसके बाद यही लोन कम होते हुए दिखेगा आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि फ्यूचर में उनके पास कैश आ रही है जो ये नेट प्रॉफिट में कमा रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने डिप्रिशिएशन में जो अर्न कर रहे हैं वो सारी कैश जो है वो आपको कैश फ्लो में दिखेगी, और वही कैश वो लोग रिपे कर सकते हैं उनका जो उन्होंने अभी लोन लिया है उसके ऊपर। अगर इससे बेहतर अगर वो लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अगर इससे बेहतर नहीं बनती है और इससे ख़राब बनती है तो हमारे लिए वो अच्छी बात नहीं होगी। इसके लिए हम लोगों ने नंबर्स लोअर साइड पे अज्यूम किए हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे, कैश फ्लो तो देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा वैल्यूएशन मॉडल पे। अब देख सकते हैं इस कंपनी की जो इंट्रिंसिक प्राइस अभी आ रही है वो 332 रुपीज़ आ रही है, यानी कि 21% का अपसाइड दिखा रही है। इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो 275 रुपीज़ का है। तो ओवरऑल अपसाइड है वो 20% का दिख रहा है DCF वैल्यूएशन के हिसाब से। इसमें हम लोगों ने इनका जो मार्केट है वो इंटरनेशनल भी है और इंडिया में भी वो काम करते हैं। इसके लिए उन्होंने उनकी जो टर्मिनल ग्रोथ है वो 3.5% पकड़ी है, क्योंकि वो लोग डेवलप कंट्री में भी काम कर रहे हैं। तो उसका जो एवरेज है वो 3.5% कंसिडर किया है, 5% हम लोगों ने टर्मिनल ग्रोथ नहीं कंसिडर किया है। तो उसके हिसाब से उनकी इंट्रिंसिक जो प्राइस है वो अराउंड 335 रुपीज़ आ रही है, 332 रुपीज़ आ रही है। उनका जो कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव में है, यानी कि ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ अच्छी दिख रही है। रेशो एनालिसिस में जाएंगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो होता है वो अबव 4 होना चाहिए। इधर ये डाउन दिख रहा है क्योंकि इन्होंने अभी लोन इंक्रीज़ किया है। और उसके साथ साथ डेब्ट टू इक्विटी रेशो जो है वो आप देखो 1:1:1 उसके नीचे जा रहा है इधर आगे में, यह अच्छा है। इधर 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद बाकी के रेशोज़ को इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इधर इंटरेस्ट कवरेज रेशोज़ इंप्रूव हो रहे हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं प्लस में है वो भी 125 डेज, ह्यूज, और इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसकी वजह से इनका जो कैश फ्लो है वो हमेशा माइनस में जाएगा, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, उनको पेएबल डेज बढ़ाने होंगे, नहीं तो इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल डेज कम करने होंगे। ये जो पेएबल डेज है इनको बढ़ाना होगा, नहीं तो इनको कम करने की ज़रूरत होगी। अगर ये कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव हो जाएगी, और उनको बहुत ही ज़रूरत है कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव करने की। उसके बाद अगर उनका फ्री कैश फ्लो है वो पहले वो माइनस में आ रहा था, अभी उनका जो है वो पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि उनके ओवरऑल ऑपरेशन इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ में अगर आप जाओगे तो ओवरऑल ये रेशोज़ अच्छे दिख रहे हैं कंपैरेटिवली, हम लोग अगर प्रीवियस रेशोज़ को देखेंगे। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो अभी 4% के पास है वो अगर 11-12% तक जाते हुए दिखेगी, जो कि इंप्रूव होते हुए दिख रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी सिमिलर में है, लेकिन उसके बाद थोड़ा इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिख रही है। फ्यूचर के अजम्पशंस में हम लोगों ने लोअर साइड अजम्पशंस किए हैं, तो उसके लिए ज़्यादा आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन ओवरऑल अजम्पशंस अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगर वैल्यूएशन पे आते हैं तो इस साल में 24 में 30% की ग्रोथ दिखा रही है, बाद में 20%, बाद में 10% माइनस, बाद में 40% और बाद में 30%। तो अभी इन नंबर्स को हम लोग लेके जाएंगे हमारे जो हम लोगों ने स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया है उसमें। इधर हम लोगों ने 275 ऑलरेडी प्लेस करके रखी है, क्योंकि ये करंट मार्केट प्राइस है। ये हम लोगों को क्या दिखा रहा है, एनुअल रेट रिटर्न जो है वो 40% मिनिमम अचीव होना चाहिए, यानी कि 385। तो ये क्रिटिकल दिख रहा है। इधर हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबल दिख रहा है 5 साल में, इधर हम लोगों को क्रिटिकल दिख रहा है, और इधर तो पुअर में चला जाएगा। तो अगर कंपनी अपने परफॉर्मेंस अच्छे करते हैं फ्यूचर में, तो ये नंबर्स जो है ये इधर हम लोगों का पॉसिबल दिखेगा और इधर क्रिटिकल का भी पॉसिबल होगा। अभी क्रिटिकल दिख रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस करने के टाइम पे, कि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिनिमम अपने को एनुअल रिटर्न जो है वो 40% आना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आ रहा है तो हमारे लिए क्रिटिकल है, क्योंकि 40% हम लोग हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो बिजनेस हमें एटलीस्ट 40% रिटर्न देना चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो 20% तो मिनिमम आएगा ही, अगर 40% आ सकता है तो। अगर 40% ही पॉसिबल नहीं है तो 20% का तो बात ही नहीं आता है। हम लोगों को हायर रिटर्न कंसिडर करने पड़ते हैं। तो ये क्रिटिकल दिख रहा है। अभी इस मॉडल को बनाने का रीज़न भी है, मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम लोग वापस बायोकॉन के इसी शीट पे आते हैं। इधर आप देख सकते हैं पी थोड़ा बढ़ते हुए, बाद में पी जो है वो वापस एवरेज में हो रहा है 29, 31, 31।
अभी इसके वापस हम लोग शीट पे जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे, इधर पी रेशो देखो अभी लोअर साइड पे, ठीक है। इनका मीडियन पी जो है 5 साल का वो 55 है, तो अराउंड 55 तक का स्कोप दिख रहा है कि 55 तक पी जाएगा तो भी मीडियन पी रहेगा और उसके ऊपर जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके हिसाब से अगर हमारे मॉडल में आते हैं तो आपको ये 68 48 दिखेगा और इसका मीडियन पी जो है वो अराउंड आपको 55 के नीचे ही दिखेगा। तो हमारे अजम्पशंस नंबर जो ये नंबर्स है वो सही से आएंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। इनकी जो प्रमोटर्स है किरण मजुमदार शॉ, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल लेडी हैं। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे उनके ब्लॉग्स मिलेंगे आपको, उनके बारे में आप जान सकते हैं किस तरह से उन्होंने इस बिज़नेस को सेटअप किया था और उन्होंने बहुत अच्छे से इस कंपनी को ग्रोथ में लाया है और उनका अच्छा शेयर होल्डिंग इसमें है। उसके बाद FIS का आप लोगों ने देखा रहेगा और DIS का देखा है, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट 10 ईयर्स की ग्रोथ में आप देख सकते हैं इनके जो शेयर प्राइस थी वो 70 रुपीज़ से बढ़ के 275 रुपीज़ हुई है। इसके कुछ सालों में मतलब लास्ट 5-7 ईयर्स में शेयर प्राइस में इतनी तेज़ी नहीं दिखी है, यानी इतनी ग्रोथ नहीं दिखी है। आप लोगों को दिखाना है कुछ, इसके लिए मैंने बायोकॉन लिया है और आपको मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्यों इस तरह की कंपनी भी इंपॉर्टेंट होती है हमारे एनालिसिस में, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद फेस वैल्यू जो है वो 5 है, तो उसके हिसाब से उन्होंने इधर बोनस शेयर्स इशू किए थे, उसके हिसाब से उनके शेयर्स बढ़ते हुए दिखेंगे। उनका जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है वो 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं एवरी ईयर, तो उसके हिसाब से 1,90,000 का आ रहा है। ओवरऑल ठीक रिटर्न है लेकिन अच्छे रिटर्न नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस सभी चीज़ों को देखने के बाद एक बार टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं क्योंकि उधर इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को देखने के लिए। अभी हम लोग बायोकॉन के शेयर के ऊपर आ जाते हैं। अभी ये सारे रेजिस्टेंस हम लोगों ने मार्क करके रखे, ये टेंटेटिव रेजिस्टेंस है। आप अगर देखोगे तो ये 192 का लो दिया था कंपनी ने रिसेंट में और अराउंड 212 का सपोर्ट था, उसके बावजूद नीचे गया था कंपनी का शेयर 191 तक। अभी आप इधर से देखोगे, इसको थोड़ा जूम करूंगा मैं, अराउंड 178 डेज में 42% ऑलरेडी शेयर ग्रो हो चुका है। अगर इस तरह की कंपनी आपको लोअर वैल्यूएशन पे मिलती है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग 275 रुपीज़ का शेयर भी लेते हैं तो भी हम लोग इधर से अगर देखते हैं 381 रुपीज़ तक, तो ये 40% होते हैं, यानी कि ये ब्रेकआउट तक आएगा। अगर 340 रुपीज़ का ब्रेकआउट आ जाता है, ब्रेक करता है प्राइस, तो 380 रुपीज़ प्राइस आ सकती है। और हमारे मॉडल के हिसाब से इसको मिनिमाइज़ करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, अब देख सकते हैं 358 रुपीज़ की प्राइस दिखा रहा है, यानी कि 358 रुपीज़ पॉसिबल है। अगर 340 का ब्रेकआउट आता है तो 380 रुपीज़ जाना पॉसिबल दिखता है इस शेयर को ध्यान में रखते हुए। तो हम लोगों ने जब हमारा स्टॉक एनालिसिस किया उसके सामने हमने लिखा क्रिटिकल है, यानी कि फर्स्ट ईयर के रिटर्न ही क्रिटिकल है, उसके बाद के तो पुअर ही है। उस तरह से वर्किंग कैपिटल यूज़ नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए, उसकी वजह से कैश जनरेट नहीं कर पाएगी कंपनी, और कैश नहीं जनरेट कर पाएगी तो अगर फ्री कैश फ्लो ही नहीं जनरेट कर पाएगी तो शेयर होल्डर के साथ क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये क्रिटिकल लग रहा है 385, लेकिन जब आप उसका चार्ट देखते हो ओवरऑल और उसका जो लेवल्स देखते हो उसके हिसाब से अचीवेबल लगता है, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो अच्छे ग्रोथ में दिख रहा है। तो ये जो शेयर है 381 रुपीज़ प्राइस वो अचीवेबल दिखती है। अगर उसके बावजूद उनके क्वार्टर्स अच्छे आते हैं और अच्छा रिटर्न्स देते हैं तो शायद प्राइस ऊपर जाएगी और 480 रुपीज़ का प्राइस दिखा सकती है। तो अगर आप वापस बायोकॉन में जाएंगे तो ये हम लोगों को जो 2025 के अंदर में 429 रुपीज़ की प्राइस दिख रही है वैल्यूएशन के हिसाब से, और इंट्रेंसिक प्राइस जो 330 रुपीज़ की दिख रही है, वो अगर आप स्टॉक में जाओगे तो ये देखो 330 20% के हिसाब से है और 40% के हिसाब से 385, जो कि टेक्निकल चार्ट्स पे पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि 340 ब्रेक होगा तो 380 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये जो आपको एनालिसिस करना है तब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप कौन से लेवल पे परचेज कर रहे हो। अगर आपकी बाइंग प्राइस 240 रुपीज़ रहेगी तो आपको इसमें से 40% ईजिली रिटर्न मिलेंगे। 56% होते ईजिली रिटर्न मिलते। तो आप लोगों की जो एंट्री होती है
वो हमेशा फाइनेंशियली और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में होनी ज़रूरी है। अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं, इंट्रिंसिक प्राइस अच्छी दिख रही है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे 40% मिनिमम रिटर्न आ रहा है कि नहीं और पॉसिबल है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। इधर आपको पॉसिबल दिखता है, इधर आपको पॉसिबल नहीं दिखता है। इधर हम लोग लिखेंगे बायोकॉन। तो आपको ये कंपनी का शेयर क्रिटिकल दिख रहा है, यानी कि 40% रिटर्न क्रिटिकल है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इस कंपनी में, तो इसमें ध्यान से आपको इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी होगी, क्योंकि आपको रिटर्न कम मिलने वाला है। आपका एवरी ईयर रिटर्न किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे 40% मिनिमम तो होना चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उस कंपनी में। तो पहला ईयर जो है वो क्रिटिकल दिख रहा है, यानी कि इधर आप इन्वेस्टमेंट करके 40% तक जाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन जा तो सकते हैं। 30, 25, 20% अचीव कर सकते हैं। लेकिन आगे के नंबर्स जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो लॉन्ग टर्म स्टॉक नहीं है ये, आप 1 ईयर के लिए स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, इस तरह का स्टॉक है। लेकिन इस स्टॉक को आप लॉन्गर टर्म के लिए जा सकते हैं। तो ये हम लोगों को इस एनालिसिस से समझ में आता है किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग इस तरह से ध्यान में रखते हैं कि जब हम कोई स्टॉक खरीदें तो लोअर लेवल पे हो और उसका टारगेट जो है वो पॉसिबल लेवल पे अचीव हो। तो ये था बायोकॉन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपको ध्यान में रखना है वो है कैश कन्वर्जन साइकिल, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें DCF वैल्यूएशन अच्छा दिख रहा है कि आपको ओवरऑल अपर साइड पे दिख रहा है। बैलेंस शीट पे उनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है फिक्स असेट में, वो इन्वेस्टमेंट हुआ है, अब देखो, गुडविल में, यानी इनटेंजिबल असेट्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका जो करंट वर्किंग कैपिटल है वो अच्छा खासा है। अगर इसमें से कम कैपिटल जो रहेगा वो अगर गुडविल में रहेगा, इंटेंजिबल असेट में रहेगा, और ज़्यादा अगर फिक्स असेट में कन्वर्ट होने वाला रहेगा, तो उससे आपको इधर रेवेन्यू ग्रोथ में अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा और वो ग्रोथ अच्छा हो सकता है। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही अच्छा है, लगातार अच्छा दिया है। लेकिन इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है उसकी वजह से वो लोग कैश कन्वर्ट नहीं कर पा रहे और लगातार उनके लास्ट 5-7 ईयर्स नेट प्रॉफिट में भी अच्छे नहीं गए हैं, क्योंकि 1000 करोड़ का इधर जब उन्होंने अचीव किया उसके बाद उनका ऑलमोस्ट नेगेटिव ही जा रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब लोअर साइड पे जा रहा है, नेगेटिव नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लेकिन इस तरह की कंपनी को आपको टेक्निकल लेवल्स ध्यान में रखते हुए एंट्री करनी होती है। आप किधर भी एंट्री नहीं कर सकते उठ के। आपको एंट्री करने के टाइम पे वो लेवल्स कौन से वो ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि उधर से आपको 40% रिटर्न आना चाहिए और वो विदिन 1 ईयर आना चाहिए। अभी आप देखो इस कंपनी के शेयर में जब भी ये ग्रो करता है तो पहला जंप 50%, वापस गिरा, इधर से जंप 50%, वापस गिरा, इधर से जंप 40%, 60 डेज, ये 30 डेज, और आप इधर देखो, इधर से वापस जंप 30%। तो कंपनी जब ग्रो करना स्टार्ट करती है, मतलब समझो इधर से शेयर बढ़ना स्टार्ट करेगी, तो विदिन 60 डेज आपको वो रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन वो मिलने के लिए फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। इधर आपको क्या दिखता है, थोड़ा क्रिटिकल दिखता है कि ये शेयर प्राइस अचीव होना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दिखते हैं, तो ये नंबर्स अचीव हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था इस कंपनी रिलेटेड, और जानबूझ के हम लोगों ने किया है, क्योंकि जब हम लोग फ्यूचर में इस प्राइस को बढ़ते हुए दिखेंगे और ये प्राइस किस तरह से मूव हुई वो दिखेंगे, तब हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के वक्त हम लोग इसमें बात करेंगे और सही से स्टॉक पिक करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।